अब तक हमने आकृतियों के उपयोग के साथ अंशों को चित्रित करने की विधि देखी है। अब ये देखो, भिन्नात्मक संख्याएं। अब हमारे पास एक पूरी वस्तु है। चूंकि हम भिन्नात्मक संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं, यदि हमें संख्याओं और अंकों में भिन्नताओं में दिखाना है, तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ये एक पूर्ण वस्तु है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे इसे एक अंश के रूप में दर्शाना है। मैं अब इसे दो भागों में विभाजित कर रहा हूं। जब इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, तो हमने अंशों को आकृति के रूप में देखा है। हम इन्हें क्या कहेंगे? 1/2, या मैंने इन दो भागों में से एक भाग दिया है। अब यदि मैं किसी छात्र को इसे देकर पूछता हूं, मैंने आपको कितने भाग दिए हैं? छात्र को उत्तर देने से पहले एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। महोदय, आपने इसे कितने बराबर भागों में विभाजित किया है? तो मैंने इनमें दो समान भाग किए हैं, इसलिए आपको 1/2 मिलता है। आधा। आइए एक नजर डालते हैं कि कितने बराबर हिस्से बनाए जा सकते हैं। इन्हें 3 भागों में किया जा सकता है। इन 3 बराबर भागों को इस पूर्ण भाग के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे समान विभाजन। इसी तरह कितने समान विभाजन किए हैं? 1, 2, 3, 4। तो अब कितने समान हिस्से हैं? देखते हैं। 5 बराबर हिस्से। सही है। तो अब इन्हें क्या कह सकते हैं? 1/5, 2 होगा 2/5, 1 और 2 बार, तो मैंने दिए 5 में से 2। कितने समान भागों में विभाजित किया है? यहां भी हम पूर्ण वस्तु को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 6 समान हिस्सों में विभाजन किया है। तो इसे हम कह सकते हैं पहला हिस्सा, 6 में से 1 हिस्सा। इन तीनों को आधा कहा जा सकता है। आगे मैंने इन्हें 7 बराबर भागों में विभाजित किया है। और फिर हम 8 समान भाग बनाते हैं। ये 9 समान भाग हैं और ये 10, यानी ये पूर्ण वस्तु विभाजित किए हैं 2 बराबर हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में, 5 बराबर हिस्सों में, 6, 7, 8, 9 और 10 बराबर भाग। इसके माध्यम से हम बिनों में लिखने की विधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब अगर मैं बच्चों से पूछूं, कौन सा बड़ा है, 2 में से 1 या 8 में से 1? ठोस अवस्था में बच्चे एक हाथ में ये आधा और एक हाथ में वे 8 में से 1 हिस्सा पकड़ेंगे। तब वो समझेंगे कि 2 में से 1 8 में से 1 भाग से बहुत बड़ा है। जब मैं बोर्ड पर समान अंश लिखता हूं, तो वे क्या सोचेंगे? वे शायद केवल पूर्ण संख्याओं 2 और 8 को देख रहे होंगे। वो इन्हें भिन्नात्मक संख्याओं की तरह शायद ना देखें। यही कारण है कि ठोस अवस्था में बच्चों को समझने के लिए देखने और महसूस पद्धति का पालन करना होगा। ये समझने के लिए 2 में से 1 भाग 8 में से 1 भाग से अधिक है। इसी पद्धति का पालन करके जागरूकता लाने के लिए
कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा, ये टीएलएम बहुत मददगार है। अगर हम इसे इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, तो बच्चे संकल्पना को बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। जब हम इसे इस स्वरूप में व्यवस्थित करते हैं, तो वो अवरोही क्रम से अवगत हो जाएँगे। ये है 8 में से 1, ये छोटा है 2 में से 1 से। केवल 2 में से 1 और 8 में से 1 की तुलना ही नहीं। आप ये भी तुलना कर सकते हैं कि 9 में से 1 10 में से 1 से अधिक है या कम। जब हम ठोस अवस्था कहते हैं, तो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर विश्लेषण भी कर सकते हैं कि ये बड़ा है। तो जब हम इन भिन्नात्मक संख्याओं को लिखते हैं, हमने इस एक वस्तु को विभाजित कर दिया, इसलिए इसे एक भिन्न की समस्या नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ठोस चरण है, खेलने की एक विधि। खेलना और सीखना, करना और समझना। तो वो इनके साथ खेलते-खेलते सीख रहे हैं और साथ-साथ विश्लेषण कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्योंकि इसे 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है, इसे 3 बराबर भागों में और इसी तरह इसे 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए अगर मैं चुनता हूँ 2 4 में से 1 को और चुनता हूँ 1 आधा, तो क्या ये समान है? ये ज्ञान भी दिया जा सकता है। ये करने का तरीका है। क्या होगा अगर हम इसको मिला दें 8 में से 1 के साथ? ये सही है। अगर मेरे पास 4 8 में से 1 हिस्से हैं, अगर मैं उन्हें मिला देता हूँ, तो मुझे एक आधा मिलेगा। यानी ये आधा 4 8 में से 1 हिस्से के समान है। इसी तरह इसे देखते हैं। ये है 10 में से 1। अगर मैं ये लूँ 1 2 3 4 5 10 में से 1, तो ये आधे के समान है। हम इसे क्या कहते हैं? समान अंश। इन्हें कहते हैं समान अंश। एक आधा 2 चतुर्थांश के बराबर है। एक आधा 4 8 में से 1 हिस्सों के बराबर है। ये चतुर्थांश 2 8 में से 1 हिस्सों के बराबर है। 2 8 में से 1 बराबर है। क्या हम कह सकते हैं, क्या 3 10 में से 1 हिस्से 2 8 में से 1 हिस्से के बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ भी ये बराबर नहीं है। 3 10 में से 1 2 8 में से 1 के बराबर नहीं है। मुझे गणितीय गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है इस असमानता को जानने के लिए। ये बहुत आसान है ठोस अवस्था में समझने के लिए। 2 8 में से 1 3 10 में से 1 के समान नहीं है, या फिर 2 10 में से 1, लेकिन बाकी सब समान हैं। 4 में से 1 2 8 में से 1 के बराबर है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। 2 8 में से 1 1 4 में से 1 के बराबर है। तो इस तरह हम समान अंशों को बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तकनीक से बच्चे भिन्न के बारे में सीख सकते हैं, आकृतियों के आधार पर, साथ-साथ संख्याओं के आधार पर, और वो सीख सकते हैं तुलना कैसे करना है, आपस में तुलना। तो इस तरह वो तुलना की तकनीक सीख सकते हैं। तो यही चीज इस तरीके से भी दिखाई जा सकती है।
हम ये देख चुके हैं, एक आधा 2/4 के बराबर होता है। ये 1/4 कब बनता है? जब पूर्ण वस्तु चतुर्थांशों में विभाजित हो जाती है। जब मैं वृत्त को विभाजित करता हूं 4 बराबर भागों में, वृत्त का आधा हिस्सा 2/4 के बराबर होगा। एक पूर्ण चक्र, उसका आधा हिस्सा बराबर है 2/4 के। ये चतुर्थांश है और ये आधा वृत्त, वही हम यहां दिखा रहे हैं। 2 1/4 एक आधे के बराबर है। 2 1/4 एक आधे के बराबर है। हम यही यहां दिखा रहे हैं। हमने इसे आकृति के साथ दिखाया है, ये आकृति के साथ और ये भिन्नात्मक संख्या के साथ। अब भिन्नात्मक शब्दावली। 9 में से 1, मेरे पास 2 हैं। मेरे पास ये तीसरा यहां है। 3 9 में से 1 हिस्से, तो इकट्ठे इनको 9 में से 3 कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं ये एक तरह का योग है या अंशों का जोड़। अंशों का जोड़ प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता, ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता, लेकिन ये शब्दावली मेरे पास 3 9 में से 1 हिस्से हैं, यानी 9 में से 3 हिस्से। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब हम इसे देखते हैं तो इस गतिविधि को देखते हैं। 1/3 इसका सम्मान भिन्न क्या होगा? 1/3 ये किसके बराबर है? इसको हम किससे मिला सकते हैं ताकि वही संख्या आ जाए? मैंने अब एक उदाहरण दिया है। अगर हम दो वस्तुओं को मिलाएंगे तो क्या बराबर हो जाएगा? तो हम उन्हें बता सकते हैं और गतिविधियां दे सकते हैं, उन्हें और उदाहरण देकर।